लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोई भी सब्जेक्ट शुरू करने से पहले आप लोग हमें पता होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, उसी से आपका इंटरेस्ट जनरेट होगा। तो प्लीज सी दिस कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ टू प्रिपेयर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द जुडिशियल एग्जाम, हाउ टू प्रिपेयर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जुडिशियल एग्जाम। तो प्लीज सी इट्स इंपॉर्टेंस। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड फॉर योर मेंस एंड फॉर योर इंटरव्यू। दिस इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। हिंदुस्तान की सर्वोच्च विधि जानी जाती है। तो उसी से आप इसकी इंपॉर्टेंस निकाल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को अपने कितने डेप्थ से पढ़ना होगा। यहां से क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में मिलेंगे, यहां से क्वेश्चन आपको मेंस में मिलेंगे और इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। तो आपको इसके इन डेप्थ नॉलेज है, जैसे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए आपको। गॉट इट और नॉट? एंड सेकेंडली, इट इज द पार्ट ऑफ योर जनरल स्टडीज एज वेल। Therefore, if you prepare constitution very well, it means you are not only preparing the constitution for the purpose of your law, but you are studying as well as for the purpose of general studies. So it is 2 in 1. If you read the constitution, it means you are doing preparations 2 in 1. It will help you greatly in the exam of UP Judicial Service exam, whether it is a PCSJ or it is the HJS. It will help you there, because I think 10 to 15 questions in general studies will come from polity part, and if you are doing well in, then you will do well in that exam also. So this is very important. If you are preparing constitution, you are preparing JS as well. Secondly, करना कैसे है इसमें, क्योंकि हर बुक को पढ़ने का तरीका अपने आप में अलग है। जैसे we have seen in the case of evidence, we have to remember the name of the case law, we have to remember the facts of the case law, and then we have to remember the what was held in case. Same thing is in Contract Act. In case of Contract Act, we have to remember the case law, name of the case law, then facts, and then the decision. But in case of constitution, you need not to go into the facts in that much detail. किन्हीं को छोड़ दीजिए. So case laws, name and decision are required only. If you are preparing case laws for the purpose of constitution, then if you remember the name and what was held, what was the decision, this is sufficient for you. But in few cases only, facts needed in some cases. In few cases you need to remember the facts also, as in case of Article 20. Article 20 में जो केस लॉज हैं उनमें आपको फैक्ट्स भी रटने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन अधिकतर केसेस में आपको नेम एंड व्हाट वाज हेल्ड इन दैट केस से आपका काम चल जाएगा। जैसे आर्टिकल 25 में है, देयर में भी आपको जरूरत पड़ सकती है कुछ फैक्ट्स रटने की। आर्टिकल 14 में कुछ केस लॉ होता है जहां पर आपको फैक्ट्स थोड़े से आने चाहिए, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, जैसे आर्टिकल 21 में है, in which case it was held right to education is a fundamental right, so it is enough. Are you getting? आपको उस केस के फैक्ट्स देने की जरूरत नहीं है। स्पीडी ट्रायल was held to be fundamental right, in which case free legal aid fundamental right. तो आपको वहां पे क्या है, what was held and what is the name of the case law, this is the difference which you need not to know. कोचिंग का मतलब ये है कि आपको ये बताया जाए कि आपको किस चैप्टर में, किस बुक में, किस तरह की डिफरेंट स्ट्रेटेजी अपनानी है। आपको कॉन्ट्रैक्ट की स्ट्रेटेजी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लगेगी, कॉन्स्टिट्यूशन की स्ट्रेटेजी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जा सकती। तो प्लीज सी दिस साइड, यू विल हैव टू रिमेंबर द नेम एंड द डिसीजन। गॉट इट? ये आप समझ गए दोनों। एंड यू विल हैव टू गो फॉर द बेयर एक्ट। बेयर एक्ट पे ध्यान रखना है आप लोगों ने, केस लॉज को इस तरीके से पढ़ना है आप लोगों ने, ठीक। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द टॉपिक्स फॉर मेंस इंपॉर्टेंट, बिकॉज इतनी बड़ी बुक है कॉन्स्टिट्यूशन की, एवरी टॉपिक इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशंस। तो यू शुड बी सिलेक्टिव इन दैट कि व्हाट टॉपिक्स शुड बी प्रिपेयर फॉर द पर्पस ऑफ योर मेंस। तो यू मे राइट ऑल्सो, सी दिस इज द प्रीएम्बल। फर्स्ट टॉपिक इज प्रीएम्बल। Now while I will be dealing with the preamble, while I will teach you preamble, I will dictate all the questions कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, but this topic is very important for your mains. Second big topic is your fundamental rights, and third is your fundamental duties,
Fourth is DPSP, Directive Principles of State Policy. These are the topics which we will be covering for the purpose of your mains examinations. So preamble, fundamental right, fundamental duties and DPSP, then doctrine of pleasure, freedom of trade, and then position and powers of the president. Position and powers of the president oblique governor. प्रेसिडेंट की पोजीशन क्या है, गवर्नर की पोजीशन क्या है, इनकी डिफरेंट पावर्स क्या हैं. यहां से मेंस में क्वेश्चन आता है एंड समटाइम्स क्वेश्चंस आर आस्क्ड इवन इन योर पॉलिटी एज वेल. देन जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उनका अपीलेट जुरिसडिक्शन, सिविल अपीलेट, क्रिमिनल अपीलेट, कॉन्स्टिट्यूशनल में, देन एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, स्पेशल लीव पिटीशन, एवरीथिंग you should be know. Original jurisdiction of Supreme Court, writ jurisdiction of High Court. These are the jurisdiction and Supreme Court of High Court. We will be studying writs as well. 5 kinds of writs: habeas corpus, meaning of habeas corpus, meaning of mandamus, prohibition, certiorari, quo warranto. What are the meanings of those writs? When and how they are issued? What is the difference between certiorari and the prohibition? Like this. So we will be dealing the writs in detail. Then distribution of legislative powers. Distribution of legislative powers between center and state. Then the topic emergency amendment parliamentary privileges. These are the topics ordinarily asked in your mains examinations. So the entire approach is changed. When you prepare some topic for mains, the entire approach gets changed. जो approach हमारी prelims की होती है, that approach is not can be applied in case of mains. In case of mains, we have to write a lengthy answer. वहां पर हमें concept clarity चाहिए होती है, and we need to remember the important facts as well, जो उस क्वेश्चन में डालने होंगे हमने. Are you getting this point? तो मेंस के टॉपिक्स को वी शुड रीड विद द अप्रोच ऑफ मेंस एज वेल. एंड इसमें आपको करना पड़ेगा. सी, इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड प्रिपेयर द टॉपिक्स ऑफ मेंस विद द अप्रोच ऑफ मेंस. इट इज नॉट प्री कम मेन लाइक दिस. समझे आप लोग? बड़े तो जैसे ये टॉपिक्स मैंने बताए आपको, दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस. एंड देन वी विल हैव टू सी, जब इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि किस टॉपिक पर कैसे कैसे क्वेश्चंस आए मेंस के इन डिफरेंट जुडिशियल एग्जाम्स, एंड देन वी विल कवर ऑल द टॉपिक्स. Got it or not? Now we come to the prelims. How to prepare this constitution for prelims? So first of all topics of mains with different approach. जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको लिखवाए हैं फॉर मेंस, all those topics are very very important for prelims as well. What will be different? Approach will be different. When we will prepare for the prelims, हमारी approach of study will change only. We will not devote that much time. We will pick only few questions, few points from those. जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है. डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर को हम लोग सेक्शन 310 और आर्टिकल 310 311 के साथ पढ़ेंगे. ठीक है, उसमें 1-2 केस लॉ को याद रखेंगे. लेकिन जब हम इसकी पढ़ेंगे, प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे, क्या करना है? केवल डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर इज गिवन अंडर आर्टिकल दिस, सफिशिएंट. सो अप्रोच चेंज हो जाएगी हमारी. समझे आप? और नाउ इसमें ऐड क्या करना है हमने? वी विल हैव टू रीड द बेयर एक्ट केयरफुली, बिकॉज देयर आर so many articles which will never come in prelims but which will always come in prelims. Sorry, which will never come in mains but they will come in prelims. So we will have to focus thoroughly on your Bayer Act. कर लेंगे आप लोग? So Bayer Act and all topics. Apart from this, appointment or election, then removal or grounds of removal, resignation, ये 5-6 पॉइंट्स हो गए. क्या अपॉइंटमेंट है किसी अथॉरिटी का या इलेक्शन है? रिमूवल कैसे होगा? ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल क्या होंगी? रेजिग्नेशन किसको देगा? वो
कौन कौन सी अथॉरिटीज है, मेनली जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, कौन कौन सी पोस्ट हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, गवर्नर, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सीएजी, कंट्रोल ऑडिटर जनरल, chairman oblique members of UPSC, State Public Service Commission, etc. So these are the constitutional posts, constitutional authorities जिनका हमें बेसिक्स आना चाहिए. These are the questions of your prelims as well. These are the questions of prelims as well. ये और ये आपके कहां पर आएगी अप्रोच काम ये, दिस विल बी द प्रिपरेशन ऑफ योर जनरल स्टडीज एज वेल. बहुत बेसिक चीजें हैं और हम लोग ये करेंगे कैसे. आई हैव गिवन यू नोट्स, आई थिंक, आई सपोज जिनको नहीं मिले वो कलेक्ट कर लेंगे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी तरीके से कंपाइल करके नोट्स बनाए गए इस पूरे सेगमेंट के. सो दिस इज प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें, ठीक है. नाउ इसके बाद सी दिस, these are the topics for your mains, and in that topic please see the topic here, this fundamental rights topic. We are going to deal with the topic fundamental rights and इसको कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं मूल अधिकार. समझिए इसको. पहले इसकी इंपॉर्टेंस लिख लीजिए आप लोग जरा, फंडामेंटल राइट्स की प्लीज, बिकॉज लगभग 40% 40 to 50% ऑफ योर सिलेबस इज फंडामेंटल राइट. अबाउट 40 to 50% सिलेबस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज विद फंडामेंटल राइट्स. दिस इज वेरी वेरी लेंथी and sometimes it becomes very boring and challenging to you. That's why we are dealing first this. It becomes very challenging for you. ठीक है. दूसरी बात, लिख नहीं रहा मैं बोर्ड पर, लिख लीजिए आप. About 30% of the questions in prelims, meaning thereby about to 7/8 questions in prelims will come from the segment of fundamental rights. How many questions? About 7/8, 7 से 8 क्वेश्चन आउट ऑफ 20. अगर 20 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ लिखा हुआ नहीं है इसमें, अगर 20 क्वेश्चन आते हैं, if there are 20 questions, then you will find about 7 to 8 questions from the topic of fundamental rights as well. Now there are two divisions within fundamental rights. दो पार्ट कर लीजिए. One part is what? Bare Act, and second part is your case laws. One part is what? Bare Act, and second part is case laws. तो लगभग 50% का वेटेज है. It means at minimum 3 to 4 case laws will come from the topic of fundamental rights, and this become terribly challenging task for you. You will have to remember more than 150 case laws. About 150 case laws आपको याद करने पड़ेंगे, हो सकता है ज्यादा हो. उसमें उनके डिसीजंस को याद करना, केस लेस का नाम याद करना पड़ेगा. एंड यू फॉरगेट, यू रिमेंबर देन फॉरगेट, यू रिमेंबर देन फॉरगेट. द ओनली रेमेडी इज व्हाट? रिवीजन एंड रिवीजन. कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके लिए मस्ट है इफ यू वांट टू बिकम जज. दिस इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड. This is the supreme law of land. Got it? So let's start with the meaning of the constitution. हम लोग शुरू करने वाले हैं. We will come to fundamental rights. Then what it says. See, what is constitution? क्या कहता है constitution? Let's read this language first. A constitution means a document. A constitution means a document having a special legal sanctity. Document, special legal sanctity, which sets out the framework and the principal functions of the organs of the government of a state and declares the principle governing the operation of those organs. So highlighted कर दिया है. I show you in a different slide. See, this is, you will get it from here.
This is what it is. Constitution. What is constitution? Constitution is a document. What kind of document? Special legal sanctity attached to this. This document has special legal sanctity. And what it provides? It provides the framework of the government. कि गवर्नमेंट के ऑर्गन्स कौन कौन से होंगे. इट टेल्स अबाउट द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी, उसके अंग कौन कौन से होंगे गवर्नमेंट के. इट इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सेकेंडली, व्हाट आर द प्रिंसिपल फंक्शंस. इनके जो ऑर्गन्स हैं, ये जो अंग हैं गवर्नमेंट के, उनके प्रिंसिपल फंक्शन, उनके मुख्य कार्य क्या होंगे, प्रिंसिपल फंक्शंस क्या होंगे, मुख्य कार्य क्या होंगे. एंड दैट इज प्रिंसिपल्स गवर्निंग देयर ऑपरेशन. वो जो अपने ऑपरेशंस को करेंगे, वो कौन कौन से सिद्धांतों पर चलेंगे. एग्जीक्यूटिव, कौन कौन से अंग हैं सरकार के होते हैं. जुडिशरी होता है, लेजिस्लेचर होता है, और एग्जीक्यूटिव. दीज आर द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. दीज आर द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. हम ये भी कह सकते हैं फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. तो ये जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से होंगे, उनका अपॉइंटमेंट, उनका रिमूवल, उनकी पावर्स, उनका इंटर रिलेशन, एवरीथिंग इज टोल्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन. तो किसी देश की सत्ता का पता करना हो, किसी देश के नेचर का पता करना हो कि किस प्रकार का देश है, तो वहां के हम किसको देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को हम देखते हैं हम लोग. तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो जो भारत की पूरी मशीनरी भारत को चला रही है, यहाँ की सत्ता को चलाती है, उसके बारे में आप समझ लीजिए उसकी इंपॉर्टेंस कितनी होनी चाहिए आपको, उसको किस लेवल की जानकारी होनी चाहिए. यू आर गोइंग टू बिकम जुडिशियल ऑफिसर, तो एट लीस्ट यू मस्ट बी वेरी वेरी वेल थोरोली अवेयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स. व्हाट आर द फंक्शंस, व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, उनके इंटर रिलेशनशिप कैसे है, उनका चेक एंड बैलेंसेस कैसे हैं, एक दूसरे को कैसे कंट्रोल करते हैं, एक दूसरे कैसे कैसे अलग हैं वो लोग, ये आपको समझना पड़ेगा. और ये कहाँ लिखा हुआ है सब कुछ, कॉन्स्टिट्यूशन में. सही है. नाउ सी दिस, विद इन जो एक टर्म है कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो जनरल कॉन्सेप्ट हुआ. अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की बात करें कि संवैधानिक कानून में, तो केवल रिटन कानून नहीं आता. कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, इट हैज द लीगल रूल्स, मींस इनएक्टेड लॉ हो गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड देयर आर सम अनरिटन रूल्स ऑल्सो. उनको हम क्या बोलते हैं, यूजेस बोलते हैं, प्रथाएं बोलते हैं, कन्वेंशन बोलते हैं. उसको क्या बोलते हैं, कन्वेंशन. यूजेस ऑब्लिक कन्वेंशन लिख लीजिए आप लोग. दीज आर द इलेक्टेड रूल्स एंड दीज आर नॉट इलेक्टेड रूल्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल, लोकसभा के इलेक्शन हुए एंड नो पार्टी गेट्स एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. नाउ इट इज नो वेयर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच पार्टी शुड बी कॉल्ड फर्स्ट, whom the president, honorable president, should call to form the government. Are you getting my point? Then from what he will be guided? He will be guided by the earlier incidents. उनको कहते हैं कन्वेंशन. ऐसे मामले में कन्वेंशन क्या रही है, तो क्या होगा, जिसकी मेजॉरिटी, जिसकी नंबर ऑफ सीट ज्यादा हो, या वो कोalition जिसकी नंबर ऑफ सीट ज्यादा हो, या जिसकी उस पर कॉन्फिडेंस उनको रिपोज हो रहा हो कि नहीं, ही कैन प्रूव द मेजॉरिटी. तो देयर आर सम एरियाज which are not written in the constitution, but within the realm of the constitutional law. If you want to become the expert of the constitution, you should be very well aware with the written constitution, Indian constitution, if you want to become an advocate like this. And then the uses, conventions followed by the constitutional machinery, जो constitutional authorities हैं, वो कौन कौन सी उनको अडॉप्ट कर रखा है उन्होंने को, वो भी आना चाहिए. बट फॉर द पर्पस ऑफ आवर एग्जाम, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू. वी विल हैव टू गो ओनली फॉर व्हाट इज रिटन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल प्रीएम्बल से स्टार्ट करके लास्ट तक हम लोगों ने जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, वी विल हैव टू फोकस ओनली ऑन दैट लॉ एंड द केस लॉज प्रोनाउंस्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. तो दिस इज ऑल व्हाट वी हैव टू डू इट. सो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स की बात आ गई. मैंने यहाँ पे क्यों समझाया मीनिंग, क्योंकि फंडामेंटल राइट का मीनिंग समझने के लिए आपको जरूरी है ये समझे आप लोग ये. सो आई एम नाउ रिवर्टिंग बैक टू मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट. फंडामेंटल राइट की मैंने आपको इंपॉर्टेंस बता दी, कैसे पढ़ना है आपको ये बता दिया मैंने. नाउ वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक ऑफ
फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार. एनीवन हु कैन एक्सप्लेन इट? ये आपको ये भी समझ लीजिए एक बार. चलिए, आपको जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स है ना, फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं आए किसी को. सी, टोटल गवर्नमेंटल पावर्स जो होती है, पूरी जो गवर्नमेंट है, एज ए कॉन्सेप्ट समझिए, गवर्नमेंट की टोटल पावर्स हैं, दीज कैन बी डिवाइडेड इनटू जुडिशियल पावर्स, देन लेजिस्लेटिव पावर्स एंड executive powers. Judicial powers are enjoyed by judiciary. Judicial powers, legislative powers, legislature. So, see, if this square represents the government, one part of the government is what? Judiciary. The part judiciary. This is the one of the organ of the government in totality. Now, this is representing legislature. Two organs. And what remains? Total governmental powers. Please see what it is written here. Total governmental power, जितनी भी सरकार की शक्तियां हैं, पावर्स हैं, उनमें से माइनस कर दीजिए जुडिशियल पावर्स, उनमें से माइनस कर दीजिए लेजिस्लेटिव पावर्स. तो जो बच जाएगा वो क्या रह जाता है? एग्जीक्यूटिव पावर्स. तो ये ब्लैक है. व्हाट रिमेन्ड इज व्हाट? एग्जीक्यूटिव पावर. एंड दैट इज द थ्योरी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, कि ऑल पावर्स शुड नॉट बी वेस्टेड इन वन ऑर्गन of the government. Therefore, there is a division of powers. Judicial power, judicial organ. Legislative powers, legislative organ. Executive powers, executive organ. So basically, governmental powers are of three kinds. One is what? Legislature. Means what? Law making power. एक organ हो गया law बनाने के लिए. दूसरा organ क्या हो गया? Judicial decisions लेने के लिए. और third है जो लॉज बनाए गए हैं, पॉलिसीज बनाई गई, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए. तो दीज आर दिस जुडिशियल पावर्स, जुडिशरी. एग्जीक्यूटिव पावर्स यूज आर बाय एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर्स. दिस इज कॉल्ड गवर्नमेंट.